Namaskar students, how are you? Students, in our previous lecture, we have started our chapter number 12, the age of machines, and you learnt about what is a machine. So let's revise it firstly. What is a machine? A machine is a tool that makes our work easier, and it has the following properties, like it is an equipment and it uses mechanical power or electricity. It has several parts and each part perform a definite function, and all parts together perform a certain kind of work. And you also learned the type of machines. First is simple machine. What is simple machine? A simple machine is that machine or tool which can be easily operated. Example, nail cutter, scissor, knife, etc. And what is complex machine? Complex machines are those machines which are difficult to operate and understand, like computer, Xerox machine, etc. Okay, so now today we will read about the history of machine, कि मशीन आखिर बनी कहाँ से, किस तरीके से मशीन का इन्वेंशन हुआ था. So early humans did all work with their hands, but with the passage of time they developed a few tools. Early humans जो थे बच्चों, आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा अर्ली ह्यूमंस के बारे में, कि वो सारा काम अपने हाथों से करते थे. उनके पास किसी भी तरीके की मशीनरीज या टूल्स नहीं थी. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया, पासेज मीन्स द कोर्स ऑफ मूवमेंट, यानी कि टाइम का भी एक पीरियड होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक. ओके, तो द कोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड पासेज. ओके, सो पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया और उन्हें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जैसी भी कंडीशन फील हुई और अपने वर्क को ईजियर करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ डेवलप किया, कुछ ना कुछ इन्वेंट किया. ओके, सो दे डेवलप्ड अ फ्यू टूल्स, उन्होंने कुछ टूल्स डेवलप किए उनका इन्वेंशन किया. दीज टूल्स हेल्प देम टू डू द वर्क क्विकली एंड ईजिली. और जो भी टूल्स उन्होंने डेवलप किए या फिर इन्वेंट किए, उन टूल्स ने क्या किया, हेल्प की उनकी, कैसे, उनके वर्क को क्विकली और ईजिली फिनिश करने में, कंप्लीट करने में. और जो सबसे पहले अर्ली मैन ने जो टूल्स बनाए थे वो स्टोन के टूल्स बनाए थे. ओके, वो स्टोन्स को, पत्थरों को कट करके और शार्प करके वो टूल्स बनाते थे. कुछ इस तरीके का आपने बुक में भी देखा होगा, इस तरीके के उनके पैने टूल्स होते थे. फिर वो कुछ इस तरीके का शार्प एज करके स्टोन को और फिर ऐसे एक लकड़ी में बांध देते थे. और इस तरीके के टूल्स को वो हंटिंग करने के लिए और दूसरे अदर वर्क, डिगिंग करने के लिए यूज़ करते थे. बट धीरे धीरे और टाइम पास होता चला गया और मेटल का टाइम स्टार्ट हुआ. स्टोन एज ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद आया एज ऑफ कॉपर, मेटल का. नाउ डिस्कवरी ऑफ कॉपर. द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय मैन वाज कॉपर. और सबसे पहले इंसान ने जिस मेटल का डिस्कवर किया वो क्या था, कॉपर. एंड यूज्ड बाय मैन, और सबसे पहले कॉपर ही इंसान ने यूज़ किया. उस कॉपर को, यानी कि मेटेलिक मिनरल्स जो है उसमें से कॉपर को सबसे पहले ढूंढा गया, डिस्कवर हुआ कॉपर. और कॉपर से ही फिर अलग अलग तरीके के टूल्स, यूटेंसिल्स, यानी बर्तन, ये सब उन्होंने बनाना शुरू किया. इट वॉज डिस्कवर्ड सम 8,000 ईयर्स एगो. और जो कॉपर है बच्चों, वो 8,000 ईयर्स एगो उसे डिस्कवर किया गया था, ढूंढा गया था. अर्ली मैन को जो कॉपर है वो कब मिला था, 8,000 ईयर्स एगो पहले. फॉर अ लॉन्ग टाइम मैन यूज्ड कॉपर टू मेक टूल्स. और बहुत लंबे टाइम तक इंसान ने क्या किया, कॉपर को टूल्स बनाने के लिए यूज़ किया. बट दे ऑब्जर्व टू ड्रॉबैक्स इन द यूजेस ऑफ कॉपर. लेकिन कॉपर के यूजेस में उन्होंने दो मेन जो कमी थी वो देखा. क्या, कॉपर वॉज नॉट हार्ड. जो कॉपर था वो बहुत हार्ड नहीं था. एंड इट वॉज नॉट अवेलेबल इन अ लार्ज क्वान्टिटी. और जो कॉपर है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है. आपने चैप्टर 15 पढ़ा था 4th स्टैंडर्ड में, कि मिनरल्स वाले में, कि इंडिया इज़ वेरी शॉर्ट इन कॉपर, यानी इंडिया कॉपर
इंडिया के अंदर जो कॉपर के माइंस हैं वो बहुत कम है, यानी कॉपर का सोर्स जो मिनरल है कॉपर मिनरल वो बहुत कम है। तो यही कमी थी, और वैसे भी कॉपर बहुत कम था और कहीं कहीं पे मिलते थे और कहीं पर नहीं, क्योंकि हर जगह तो माइंस होते नहीं, हर जगह मिनरल्स मिलते नहीं हैं। ओके, सो इट वाज नॉट अवेलेबल इन अ लार्ज क्वांटिटी, वो बहुत ज़्यादा भी नहीं थे और वो हार्ड भी नहीं थे, यानी कि उनसे बनी हुई चीज़ें बहुत मजबूत नहीं होती थी, बहुत हैवी वर्क वो नहीं कर सकते थे। ओके, नाउ हियर इज़ अ फाइल फैक्ट। ब्रॉन्ज एज, कॉपर के बाद ब्रॉन्ज एज स्टार्ट हुआ था, विच वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर कॉपर, और ब्रॉन्ज कॉपर के बाद डिस्कवर्ड हुआ था, बट इट वॉज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ये एलॉय था, एलॉय मीन्स मिश्र धातु, मिक्स्ड मेटल था, यानी कि दो मेटल को मिक्स करके एक न्यू मेटल बनाया गया था। कॉपर और टिन, ये दो मेटल को मिक्स करके जब एक न्यू मेटल बनता है तो उसे ब्रॉन्ज कहते हैं। It is believed to have been used for making tools and weapons and later on utensils। और फिर ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ब्रॉन्ज को बाद में टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए और बाद में यूटेंसिल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया गया था। ओके, नाउ डिस्कवरी ऑफ आयरन। अब देखो ये यहाँ पर कॉपर है और ये ब्रॉन्ज है। ओके, नाउ डिस्कवरी ऑफ आयरन, इस तरीके का होता है हमारा कॉपर और इस कलर का हमारा ब्रॉन्ज होता है। नाउ डिस्कवरी ऑफ आयरन वाज अ रिवोल्यूशन, और जब आयरन यानी आयरन की खोज हुई तो ये एक तरीके का रिवोल्यूशन था। रिवोल्यूशन क्या होता है बच्चों? रिवोल्यूशन मीन्स चेंज इन सिस्टम। देखो यहाँ पर भी है रिवोल्यूशन का मीनिंग। रिवोल्यूशन मीन्स चेंज इन सिस्टम, यानी कि जो एक सिस्टम चलता आ रहा है उसमें पूरी तरीके से बदलाव आ जाना, चेंज आ जाना। तो जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो जो पहले से सिस्टम चला आ रहा था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। किस तरीके से चेंज हुआ? द डिस्कवरी ऑफ आयरन हेल्प्ड इन रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मशीन एरा। जो मशीन एरा यानी मशीन का युग था उसके रैपिड यानी कंटिन्यू और जल्दी डेवलपमेंट और ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कारण बना। क्या? डिस्कवरी ऑफ आयरन। और ऐसा क्या था आयरन की डिस्कवरी में जिसने रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट, मशीन एरा के रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प किया? Iron was harder than copper and was available in abundance। और जो आयरन था बच्चों वो बहुत हार्ड था, कॉपर के अकॉर्डिंग बहुत हार्ड था, उससे बहुत हैवियर चीज़ें भी बनाई जा सकती थी। एंड was available in abundance, और उसके एबिलिटी कॉपर की तरह नहीं थी, यानी कि उसकी एबिलिटी कॉपर से बहुत ज़्यादा थी। The tools made of iron helped in clearing the jungles, thus making cultivation easy। और अब आयरन क्योंकि बहुत हार्ड था तो उससे जो टूल्स बनते थे वो हैवी होते थे, जल्दी से टूटते नहीं थे, हैवियर वर्क किया जा सकता था। तो जो आयरन की हेल्प से जो टूल्स बने उससे जंगल्स को कट करने में हेल्प मिला। फिर जंगल कट हुए तो उस एरिया को कट करके कल्टीवेशन के लिए यानी कि खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए यूज़ किया गया। तो इस तरीके से देखो कितना चेंज हो गया। अब लोगों ने खेती करना, जंगलों को कट करके एरिया को साफ किया, क्योंकि अर्लियर टाइम में जंगल ही जंगल थे और कुछ नहीं था। लोग जंगलों में ही एनिमल्स की तरह लाइफ स्पेंड करते थे। आपने पढ़ा होगा अर्ली ह्यूमन वाज हंटर गैदरर, वो हंटिंग करते थे और जो भी उन्हें जंगल में फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल होते थे उन्हें वो गैदर करते थे और वही खाते थे। दे लिव्ड लाइक एज एन एनिमल, है ना। वो फूड की तलाश में, फूड की सर्च में वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते रहते थे। लेकिन जब इन्वेंशन शुरू हुए, टूल्स बनने शुरू हुए और जब आयरन आया तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुआ। उन्होंने कल्टीवेशन करना शुरू किया, और जब कल्टीवेशन करते हैं मीन्स एक जगह सेटल होकर रहना सीख लिया। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर करते हैं तो उसकी देखभाल करनी होती है, खेतों की पानी डालना, उनको बड़ा होते देखना, फिर कट करना, बहुत सारा प्रोसेस होता है एग्रीकल्चर का। तो अगर हम वहाँ पर सेटल होकर नहीं रहेंगे तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। तो इस तरीके से अर्ली मैन ने सेटलमेंट सीख लिया, एक जगह पर सेटल होकर रहना सीखा, कल्टीवेशन स्टार्ट किया। ओके, आफ्टर देन बहुत, और जब धीरे धीरे टाइम पास होता गया और कंटिन्यू डे बाय डे जैसे जैसे अर्ली मैन को अपने लिए ज़रूरत महसूस होती गई, उन्हें फील हुआ कि उन्हें अपने वर्क को और ईजियर बनाना है और बेटर बनाना है, उनके पास और टाइम बचना चाहिए, तो उन्होंने धीरे धीरे और इन्वेंशन शुरू किया। और देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या आया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मीन्स चेंज इन अ सिस्टम। फिर इन 18th सेंचुरी ब्रिटिश सा द शिफ्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, थिंग्स बिगन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स। अब देखो
इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करना सीखा। किसने? ब्रिटेन में। ब्रिटेन के अंदर 18th सेंचुरी में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी और दिस थिंग्स बिगेन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स, और जो भी चीज़ें बनती थी वो मशीन से बननी शुरू हुई थी। थिंग्स मेड बाय मशीन्स वर चीपर एंड अट्रैक्टिव, और मशीनरी से बनने वाली चीज़ें बहुत जल्दी बनती थी। एक इंसान अपने हाथों से जब हम काम करते हैं तो एक टाइम लगता है, लेकिन मशीनरीज बहुत जल्दी जल्दी काम करती हैं। जैसे आपने रोबोट देखा है कि रोबोट बहुत जल्दी जल्दी और हैवियर चीज़ों को उठा सकते हैं, लेकिन इंसान बहुत हैवी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी नहीं उठा सकता। तो यही चीज़ थी वहाँ पर कि मशीन, पहले अर्लियर टाइम में लोग हाथों से हैंडलूम यूज़ करके कपड़े बुनते थे, लेकिन मशीनरीज आई तो मशीनरीज ने जहाँ पर एक मैन को एक क्लॉथ बनाने में 1 वीक लगता था, वहीं पर मशीनरीज की हेल्प से 1 आवर में वो क्लॉथ बनने लगा। तो सोचो कितना डिफरेंस हो गया। तो मशीनें, जो मशीन से बनी हुई चीज़ें होती थी, बहुत जल्दी बनती थी, उनकी कॉस्ट कम आती थी, उन्हें बनाने में खर्च कम होता था, इसलिए वो सस्ती होती थी और साथ ही अट्रैक्टिव होती थी, और जल्दी एक साथ बहुत सारी चीज़, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा रहता था। दिस चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स वॉज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, यानी कि किसी एक नेचुरल रॉ मटेरियल को लेकर, एक थिंग को लेकर उसे कन्वर्ट कर प्रोसेस करके दूसरी चीज़ में दूसरे यूजफुल थिंग्स बनाना इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। आपने इंडस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, एक थिंग को दूसरी यूजफुल थिंग में चेंज करना कुछ प्रोसेस के थ्रू इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो दिस चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, की मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, यानी एक चीज़ से दूसरी यूजफुल चीज़ बनाने के सिस्टम में जब हाथ से उसे मैन्युफैक्चर करने की बजाय मशीन से मैन्युफैक्चर किया जाने लगा, तो ये एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन था, और यानी कि बदलाव था, सिस्टम में चेंज था, और दिस रिवोल्यूशन नॉन एज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बच्चों सबसे पहले 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में ही हुआ, और इसके कुछ कारण थे कि वाई इट वॉज हैपन इन ब्रिटेन ओनली। सबसे पहले ये ब्रिटेन में ही क्यों हुआ? द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। यू विल ऑल्सो रीड अबाउट दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन योर 7th स्टैंडर्ड, मे बी इट विल स्टार्ट इन योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। ओके, ये आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, उसके अंदर आप पढ़ोगे, और 6th में भी शायद इसका इंट्रोडक्शन आएगा, और 7th स्टैंडर्ड में तो आप हर तरीके की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या फिर आयरन इंडस्ट्री हो, ये सारी इंडस्ट्रीज आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ओके, यू विल रीड अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन इन योर हायर स्टैंडर्ड। सो द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड, वाई? आखिर इसका कारण क्या था कि इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ? देयर वर मैनी रीजन्स फॉर दिस, और इसके लिए बहुत सारे कारण थे। बहुत सारे कारण क्या थे? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री नीड्स फेवरेबल फैक्टर्स। किसी भी जगह पर जब हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर जरूरी है, यानी कि कुछ बेसिक थिंग्स होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है जो उस जगह पर पूरी होनी चाहिए, तभी उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, तभी उस जगह पर इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है। और वो जो फेवरेबल फैक्टर्स थे वो क्या थे? वर ऑल अवेलेबल इन ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल सेटलमेंट के लिए जितनी भी फेवरेबल फैक्टर्स थे वो अवेलेबल थे। और किसी भी इंडस्ट्री के सेटलमेंट के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, और ये सारी चीज़ें उस टाइम पे ब्रिटेन में अवेलेबल थी। आयरन ओर एंड कोल वर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़। उस टाइम पे आयरन ओर और कोल जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है मशीनरीज को चलाने के लिए, वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में यानी मात्रा में अवेलेबल थी। आयरन ओर आपने पढ़ाई है अर्लियर क्लासेस में कि जो हम मिनरल निकालते हैं जस्ट अर्थ के अंदर से, उसे हम ओर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी होती है। तो आयरन का ओर यानी कि एक ऐसा मिनरल जिसे हमने अर्थ में से अभी एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है,
और उसके अंदर आयन भी है प्लस उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी है, तो उसे हम आयन ओर कहते हैं। तो आयन और कोल की एबिलिटी ने ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत हेल्प किया। ब्रिटेन हैड कॉलोनीज अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम वेयर रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन वॉज ब्राउट एंड गुड्स सच एज next is such as cloths were manufactured in Britain as cheap labor was available here। अब बच्चों देखो ब्रिटेन के पास खुद का भी आयरन और कोल के माइंस थे, लेकिन उस टाइम पे ब्रिटेन ने 18th और 19th सेंचुरी तक बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ पर अपना होल्ड कर लिया था, वहाँ पर उसका रूल होता था। और ऐसी कंट्री जहाँ पर एक पावरफुल कंट्री रूल करती है, उस पर होल्ड कर लेती है, तो उसे उसकी कॉलोनीज़ कहा जाता था। ओके, तो उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच थी। फॉर एग्जांपल लाइक एज एन आवर इंडिया, हमारी इंडिया की तरह आपको पता ही है, इंडिया वॉज अंडर इन ब्रिटेन बिफोर 1947 से पहले इंडिया ब्रिटेन के रूल के अंदर था, उनके अधीन था। तो ब्रिटेन के लोगों ने ऐसी ही कंट्रीज़ को अपने कॉलोनीज़ बनाई थी, ऐसे ही कंट्री पर अपना कंट्रोल किया हुआ था, जहाँ पर उन्हें अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जो रॉ मटेरियल्स, एनर्जी रिसोर्सेज और इवन मार्केट, क्योंकि जब कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसे बेचने की भी ज़रूरत होती है ना। अगर क्लॉथ्स बनाया तो क्लॉथ्स बनाने के लिए मार्केट भी चाहिए। अब क्योंकि मशीनरी से चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती थी, तो उनकी कंट्री के अंदर वो चीज़ें बिकने के बाद भी बचती थी, तो इस बची हुई चीज़ों को और कहीं तो बेचना है ज़्यादा बेनिफिट के लिए, तो उसके लिए मार्केट की भी ज़रूरत थी और दूसरे रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत थी। तो इसके लिए उन्होंने अदर कंट्रीज़ के ऊपर अपना होल्ड किया, उन्हें अपनी कॉलोनीज़ बनाई और वहाँ से वो रॉ मटेरियल लेकर आते थे बहुत सस्ते दामों पर, और फिर उन्हीं कंट्रीज़ के अंदर एज ए मार्केट वहाँ पर अपनी मशीनरीज या उसी कंट्री से कच्चा माल ले जाते थे, रॉ मटेरियल बहुत सस्ते रेट में, और फिर वहाँ पर उसी रॉ मटेरियल से बने हुए मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स को बहुत ही हाई कॉस्ट में बेचते थे, सेल करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। और वो कंट्री जहाँ पर वो माल अपना मैन्युफैक्चर्ड थिंग बेचते थे, वो डे बाय डे और पुअर होता चला जाता था। क्यों? क्योंकि उसके नेचुरल रिसोर्स के बदले उसे सपोज 1 रुपये मिलते थे, और फिर उसी नेचुरल रिसोर्स से बनी हुई चीज़ों को वहाँ पर 100 रुपीज़ में सपोज बेचा जाता था। एक एग्जांपल बताया मैंने कि सपोज 1 रुपये में उनसे वो माल खरीद लिया गया और 100 नहीं तो 10 रुपीज़ में बेच दिया गया, तो उन्हें 9 रुपये का तो लॉस हो गया ना। उन्होंने 10 में से सिर्फ 1 रुपये ही उन्हें मिला, बाकी का 9 रुपये उन्हें और अपनी जेब से देना पड़ा, जब उसी रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर्ड कोई चीज़ उन्हें खरीदनी पड़ी। तो इसके बारे में जो मैंने अभी आपको बताया बच्चों, आपके हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से आएगा ये 7th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, तो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। Okay, so now in our next video lecture student, we will read about the energy for machines, कि मशीन्स के लिए किस तरीके की एनर्जी चाहिए, कि मशीन को चलाने के लिए एज यू नो कि मशीन नीड एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी तरीके का फोर्स या पावर उसे चाहिए, तो मशीनरीज के लिए हमें किस तरीके की एनर्जी की ज़रूरत है, वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, सो नाउ टेक केयर स्टूडेंट, बाय।